हाय क्लास। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। आज हम लोग करेंगे साहब परक्विजिट्स जो रिलेटेड है आपके प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड्स एंड एनपीएस से रिलेटेड। तो हमने अभी तक जितना भी परक्विजिट्स के अंदर में पढ़ा है साहब, उसके अंदर में तीन केसेस हैं परक्विजिट्स के: परक्विजिट्स टैक्सेबल इन ऑल केसेस, perquisites which are exempt in all cases, and taxable which is perquisites which are taxable to specific employees only। ठीक है। तो जो हम लोग टैक्सेबल इन ऑल केसेस के जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसके अंदर में आज हम पढ़ेंगे रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड्स वगैरह के रिलेटेड टॉपिक। आइए साहब। सो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन made to the account of SSE by employer in recognized provident fund। देखिए साहब, नाम देखिएगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है यहाँ पे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड नहीं, ये सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो याद रखिए साहब, मैंने आपको जब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड करा रहा था, तो मैंने आपको वो 7.5 लाख रुपए की लिमिट आपको बताई थी एम्प्लॉय शेयर के। तो वो यहाँ पे देखो आप, इस तरीके से जो इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा वो यहाँ पे सैलरी में आपको टैक्सेबल होगा, वो एज अ परक्विजिट टैक्सेबल। तो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर में, और सुपर एनुएशन फंड, तो 17 सबसेक्शन 2 एंड 7 के तहत ये फॉल करते हैं। ठीक है। तो आइए साहब जरा देखें इसके अंदर में है क्या। तो इसके अंदर में एनी अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स, मतलब एम्प्लॉयर 1 2 3 4 से जितने भी आए, जितना भी आपको अमाउंट मिला, या टोटल अमाउंट जितना भी मिला आपको, ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ आरपीएफ, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इन नेशनल पेंशन स्कीम, इन अप्रूव्ड, ये याद रखिएगा साहब, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। एग्जाम में आपको कभी कभी ये भी बोल देता है कि सुपर एनुएशन फंड में डाला, तो वहां पे आप एक अजम्पशन जरूर लिखेंगे, जिसमें आप ये कहेंगे कि इट इज अज्यूम दैट द सुपर एनुएशन फंड इज एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ध्यान रखिएगा साहब, एग्जामिनेशन को पता होना चाहिए कि आपको ये चीज पता है, क्लॉज पता है, ये वर्ड पता है। ठीक है। अब इसके अंदर में द अमाउंट परक्विजिट क्या होगा, द अमाउंट एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स कंट्रीब्यूशन मेड इन रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एनपीएस विच इज रेफर टू इन सेक्शन 80 सीसीडी 1 और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अगर वो 7.5 लाख रुपए से ऊपर का होता है, तो जितना ऊपर का अमाउंट है वो हो जाएगा हमारा परक्विजिट्स। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। Annual accretion to the balance at the credit of the recognized provident fund, NPS fund और approved superannuation fund। मतलब जो हमारी अमाउंट इन फंड्स के अंदर में हर साल बढ़ोतरी होती है, उसके अंदर में क्या होता है। दिस इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। किसका कॉन्ट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर का। जब मैंने रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आपको कराया था, प्रोविडेंट फंड रिलेटेड मैटर कराया था, तो याद रखिए साहब, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम कंप्यूटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर मतलब वैल्यूएशन रूल्स आ गया। जहां पे बोले प्रिस्क्राइब्ड मैनर, वैल्यूएशन रूल्स आ जाता है साहब। ऑन अकाउंट ऑफ द सेम हैविंग एक्सीडेड 7.5 लाख रुपया, 7,50,000 रुपीज, दैट इज टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द फंड। मतलब जब हमने वो याद है आपको, जब हमने निकाला था टैक्सेबल पोर्शन, नॉन टैक्सेबल पोर्शन, किस तरीके से बाइफरकेटेड करके हमको अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, तो ये वो बात कर रहे हैं। आइए साहब, रूल 3B कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल एक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा फॉर द प्रीवियस ईयर। जो आपके टैक्सेबल पोर्शन पे आपको जो इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा मिलता है, यहां पे उसकी बात हो रही है साहब। ये एक फॉर्मूला डिवाइस किया है, टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, रुको, अभी इन सबके फुल फॉर्म बताता हूं। टीपी का तो भाई साहब मतलब सीधा सीधा है, टैक्सेबल परक्विजिट फॉर द करंट ईयर। टैक्सेबल परक्विजिट फॉर द करंट ईयर, इसका सिंपल सोबर मतलब ये है। अब ये समझते हैं कि पीसी का मतलब क्या है, PC1 का मतलब क्या है, टीपी का मतलब क्या है, और आर का मतलब क्या है। आई, ये रहा साहब आपके सामने। तो
इसका मतलब है, पीसी का मतलब क्या है? पीसी का मतलब इन द स्पेसिफाइड स्कीम इन द प्रीवियस ईयर, जो एम्प्लॉयर का प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। यानी कि अगर एम्प्लॉयर ने 80 लाख 8 लाख रुपए जमा कराया, तो ये 8 लाख रुपए के बारे में यहां पे ये बोल रहा है। तो दिस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर ओवर एंड अबव 7 लाख रुपीज टू द स्पेसिफाइड स्कीम डिवाइडेड बाय 2। फिर पीसी वन क्या है? 1/4/2020 से लेकर के और प्रीवियस ईयर के पिछले प्रीवियस ईयर तक। मेरा प्रीवियस ईयर 2023-24, 1/4/2020 से लेकर के और 31 मार्च 2023 तक। ठीक है। 31 मार्च 2023 तक जो कंट्रीब्यूशन गया है, एग्रीगेट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर ओवर एंड अबव 7 लाख टू द स्पेसिफाइड स्कीम फॉर प्रीवियस ईयर ऑन और आफ्टर 1/4/20 एक्सेप्ट फॉर द करंट प्रीवियस ईयर। देखिए साहब, क्योंकि करंट प्रीवियस ईयर मैंने यहां पे ले लिया, तो मैं यहां पे नहीं लूंगा। ठीक है। टीपी वन इज व्हाट? अगेन, टैक्सेबल परक्विजिट जो 1/4/2020 से लेकर के करंट प्रीवियस ईयर से पहले साल तक वो जो निकाला है वो होगा टीपी वन। अब एफएवीजी, सर यहां पे तो नहीं था, ये इसके अंदर में घुसा हुआ एफएवीजी। एफएवीजी क्या होता है? एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ द क्रेडिट of the specified scheme on the first day of the previous year, first day, 1st April of the current previous year, plus amount or aggregate amount of balance to the credit of the specified sum or scheme on the last day of the previous year. तो ओपनिंग ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ये हमने अकाउंट में सीखा था, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। सिंपल एवरेज, ये एवरेज आ गया आपका साहब। ठीक है। आर आर इज इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट और अमाउंट्स ऑफ इनकर्ड income accrued during the previous year in specified sum or scheme, aggregate amount or amounts of income accrued in the current previous year in the specified scheme divided by this average, opening plus closing capital, जो सॉरी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। आइए साहब, जरा एक प्रॉब्लम से समझते हैं। एग्जाम्पल, मुझे पता है आपको यहां पे एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। तो सुशांत is appointed as a CFO of Nidhi Limited in Mumbai. ठीक है। फ्रॉम 1/9/2022, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो गया साहब? 2022-23। ठीक है। हिज बेसिक सैलरी इज रुपीज 6 lakhs per annum। वाओ, काश मेरी हो जाए। हिज पेड he is paid 8% of DA. He contributes 10% of this DA towards recognized provident fund, and the company contributes the same amount. ठीक है। The accumulated balance of the recognized provident fund on 1/4/2023 is this, 24 is this, and 25 is this, is rupees 9,81,137 is on 1st April 23, 24 को 27 lakhs है और 25 को 46 lakhs है। तो 3 साल क्यों दिया बताता हूं। कंप्यूट द परक्विजिट वैल्यू चार्जेबल टू द टैक्स इन द हैंड्स ऑफ सुशांत अंडर सेक्शन 7 and 7A ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो मैंने आपको पीछे बताया, एनुअल एक्रेडिशन। ठीक है। फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, यानी कि प्रीवियस ईयर 2023 23-24 मेरा हो गया करंट प्रीवियस ईयर। ठीक है साहब, करंट प्रीवियस ईयर मेरा हो गया 23-24, और असेसमेंट ईयर 25-26 में मेरा प्रीवियस ईयर हो गया 24-25। प्रायर टू 1/9/2022 ही वॉज अ कंसल्टेंट, मतलब वो
अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म थी, हुज प्रोफेशनल फीस वाज चार्ज्ड एज प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। फटाफट से लिखेंगे साहब, जल्दी करेंगे। नोट डाउन दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। गोइंग, गोइंग, गॉन, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आइए साहब जरा समझते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट्स 1727 एंड 1727A में, पहले असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए हम करते हैं। क्या है? परक्विजिट टैक्सेबल अंडर 17(2) इज 27,600। कैसे? 7.5 लाख भैया, 1727 के अंदर में क्या होगा? 7.5 लाख रुपए से ऊपर जितना भी गया। अब ये 7,77,000 कैसे आया साहब? तो 7,77,000 का 6 lakhs मल्टीप्लाई बाय 12, 6 × 12 इज 72। ठीक है, 8% के हिसाब से आप करोगे तो कुछ 7,76,000 आ जाएगा। यहाँ पे 7.76 lakhs आ गया। तो आपको सॉरी 5.76 lakhs आ गया, सॉरी सॉरी 5.76 lakhs आ गया। 572 + 5 77,60,000। उसका अगर 10% निकाले, क्योंकि 10% का वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ऑफिस पे एंड डीए का जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 6 लाख प्लस 8% ऑफ 6 लाख 48,000। 48,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 5,76,000। 72,000 प्लस 5,76,000 इज 7,76,000। उसका 7.5 लाख रुपए से ऊपर हुआ तो आपका ये आ गया 27,600। ठीक है, आगे 17(2)A के अंदर में, 17(2)(7)A के अंदर में कैसे होगा? अब पीसी याद रखिए साहब फॉर्मूला। पीसी निधि लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रेटर देन -7,50,000 जो हमने ऊपर निकाला 27,600। PC1 क्या है? कंसल्टेंट था साहब 22-23 तक। 23-24 तो हमने लेना नहीं है, 24-25 के लिए। तो 22-23 तक तो वो, उससे पहले तो कंसल्टेंट था। तो देर इज नो क्वेश्चन इन फॉर द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो उसमें हो गया नील। ठीक है, पूरा साल लेंगे साहब, ध्यान रखिएगा। अप्लाइंग द सेम लॉजिक, TP1 इज 0, सो PC1 इज 0, TP1 इज 0, तो PC1 + TP1 इंटू R इज 0। ठीक है, I इज इक्वल टू RPF बैलेंस माइनस बैलेंस एज ऑन 31 March 24 माइनस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर माइनस RPF बैलेंस एज ऑन 1 April 2023। तो ये आपका आ गया, जो मेरा 9,87,000, आपका 31 March 23 पे ये था बैलेंस। आपका 27 लाख, इन दोनों को माइनस करिए। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया था? 7,77,600 एम्प्लॉय का था, एम्प्लॉयर का भी उतना ही था। तो आपका जो निकलता है वो 27,43,088 माइनस 7,77,600 माइनस अगेन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का 7,77,600 और 9 लाख ये निकला। तो हमारा जो बच गया साहब वो बचा 2,06,711 आई। ठीक है, तो आरपीएफ का जो बैलेंस मेरे पास आया वो इतना आया। तो टू देखो, 27,43,048 माइनस 7 लाख एम्प्लॉय शेयर, ये आपका एम्प्लॉय शेयर आ गया, ये आपका एम्प्लॉयर शेयर आ गया, ये ओपनिंग आ गया। ये हम लोगों ने अकाउंट्स में सीखा हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल माइनस माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्यूरिंग द पीरियड का कैपिटल और ड्राइंग्स इज इक्वल टू माई प्रॉफिट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट आ गया है मेरे पास। ओके, तो FAVG एवरेज के अंदर में बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑन 1 April 23 प्लस बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एज ऑन 31 March 2024 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18,62,093। सो 2,06,000 डिवाइड बाय 18,62,000 इज इक्वल टू 0.111111 करके आता है। ठीक है, उसके बाद
आपका टैक्सेबल परक्विजिट उसके इस फॉर्मूले में डालो। टीपी इज इक्वल टू 27,600, जो मेरा आया है पीसी, पीसी डिवाइड बाय 2 इंटू आर, पीसी डिवाइड बाय 2, पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 डिवाइड इंटू आर, टीपी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला। तो पीसी हमको पता है, पीसी कितना था यहाँ पे, ये रहा मेरा पीसी 27,600, 27,600 डिवाइड बाई 2 आ गया। फिर मेरा आर मेरे को पता है, और ये रहा मेरा आर। PC1 मुझे पता है 0 था, पीस TP1 मुझे पता है 0 था। तो 0 + 0 मल्टीप्लाई बाय 0.11 इज इक्वल टू इतना मेरा टैक्सेबल परक्विजिट मेरी इनकम में जुड़ जाएगा फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। बट रुको, अब 25-26 में क्या होगा, अब देखो मुझे, सेम क्वेश्चन, ठीक है, आंसर देखो, सेम तरीके से आंसर निकलेगा इसमें, ठीक है। तो अब 25-26 में क्या होने वाला है, 25-26 में जादू। पहले भाई साहब 27,600 जितनी मेरी परक्विजिट थी उतनी निकलेगी, ठीक है। अब पीसी क्या हो जाएगा, 27,600, वो ठीक है। PC1 क्या होगा, अमाउंट, यानी 7.5 लाख रुपया माइनस इन एक्सेस ऑफ कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे 7,77,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ रहा है यहाँ पे, तो ये 27,600 बन गया। TP1 मेरे को पिछले साल का पता है 1,532, ये मेरा है। तो PC1 प्लस 1,532, ये मेरा दोनों जुड़ जाएगा इस बार। आई, कैसे, RPF बैलेंस 25 में कितना है, 46 लाख, माइनस ओपनिंग 27 लाख, माइनस जो हमारा 7 जो लाख रुपीज जो आ रहा है, वो इस बार बन जाएगा 3,50,000। पिछली बार 2,06,000 था, इस बार 3,50,000 आ गया, ठीक है साहब। तो 46,48,000 एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और ओपनिंग बैलेंस, तो 3,50,000। FABG क्या आएगा, बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑन April 24 प्लस April 25, मार्च 25 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 27 प्लस 46 डिवाइड बाय 2 इज 36,95,000। आर क्या निकल गया, 0.09, 0.09। टैक्सेबल क्या आया, TP, PC, PC डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर, मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 1,300 प्लस 2,761। सीधा डबल हो गया, सीधा डबल हो गया, और 4,000 रुपया आपका उसमें जुड़ गया, ठीक है साहब। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब हर कुछ थोड़े टाइम बाद ये क्वेश्चन उठा के दे देते हैं इसके लिए, ठीक है जी। और यू नो टैक्स प्लानिंग पर्पस से भी हम लोग अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनपीएस स्कीम पे या किसी तरीके से, या हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जिस हिसाब से हो रहा है, तो हम अपनी बेसिक सैलरी या उस हिसाब से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इधर ग्रेचुटी, अगर आप बेसिक सैलरी कम कराओगे तो ग्रेचुटी में फर्क पड़ेगा, इधर आप ज्यादा कराओगे तो आपके इधर फर्क पड़ेगा। यूजली ये ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि 12% ही रखते हैं सैलरीज के अंदर में प्रोविडेंट फंड, और 7.5 लाख रुपए से ज्यादा होता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपकी बेसिक सैलरी बहुत ज्यादा हो। प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं चीजों को। आ, ये जो सारी आप जो स्कीम देख रहे हो, ये न्यू एंड ओल्ड स्कीम दोनों में आती है। सो यहीं तक आज के लिए, अगले बार में हम शुरू करेंगे टैक्स फ्री परक्विजिट्स इन ऑल केसेस। अच्छा सॉरी, आई फॉरगॉट,
वन मोर थिंग, एग्जेम्पशन अंडर सुपर एनुएशन फंड। ठीक है, तो ये खत्म करके फिर खत्म करते हैं क्लास। आज जल्दी क्लास खत्म होने की बात थी, बट ठीक है। पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड इंटायरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिज टोटल इनकम। अगर क्या क्या केसेस होंगे जब वो सुपर एनुएशन फंड 1013 के अंदर में एग्जेम्प्ट होगा? क्या क्या केसेस है साहब? हम्म, भाई साहब चल दिए। डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, एम्प्लॉय इन लीव और इन कम्युनिकेशन ऑफ एन एन्युटी ऑन हिज रिटायरमेंट हो गई, ऑन आफ्टर अ स्पेसिफाइड एज, 60 के ऊपर के हो गया भाई साहब, और बिकमिंग इनकैपेसिटेटेड प्रायर टू सच रिटायरमेंट, रिटायरमेंट और प्रायर टू रिटायरमेंट बिकमिंग इनकैपेसिटेटेड, रिफंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन डेथ ऑफ बेनिफिशियरी। ठीक है, or contribution to an employee on his leaving service in connection with which the fund is established otherwise than by way of retirement or after a specified age or his becoming incapacitated extent the payment made does not exceed the contribution made prior to 1460। बस सिर्फ याद कर लीजिए साहब, ये इसका आता नहीं है। एम्प्लॉय ऑन लीविंग हिज सर्विस इन कनेक्शन विद द फंड established अदरवाइज स्टैंड बाय वे ऑफ रिटायरमेंट, मतलब ये जो रिलीव कर रहा है अदर देन बाय वे ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर अ स्पेसिफाइड एज और बिकमिंग इनकैपेसिटेटेड प्रायर टू सच अपॉइंटमेंट टू द एक्सटेंट पेमेंट मेड डज नॉट एक्सीड द कंट्रीब्यूशन मेड प्रायर टू 1462 से पहले अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया हो तो वो उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80 CCD, ये बैलेंस आपका सुपर एनुएशन फंड यहां पे ट्रांसफर हो गया तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। चलिए साहब यहीं तक, अगली क्लास में परक्विजिट्स विच आर नॉट टैक्सेबल इन ऑल केसेस। थैंक यू क्लास। फॉर नोट्स कंसल्टेंसी questions please contact this email address and my phone number. Please do like, share and subscribe my video if you're finding this interesting. Thank you so much for joining in. Bye.